Hello students, in this video we are going to discuss refraction through a glass slab. ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसमें क्या करना है बच्चों, ये टॉपिक पहले मैं बता दूं, बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर स्लैब हमने ली, दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, सो बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब दिस इज द डेंसर मीडियम। ओके, this is air, again this is air, because of air this is rarer, this is again rarer medium। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, यहां किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, रेरर डेंसर। ठीक है, कोई भी सोर्स जहां से एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है इंटरफेस पर जो कि ग्लास का है, यहां पर हम लोगों ने एक नॉर्मल रिप्रेजेंट किया, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, एंगल आई। ठीक है, ओके। अब बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब मीडियम चेंज हो रहा है, तो अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इस रे की जो स्पीड है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेंसर मीडियम। मान के चलें इसकी जो स्पीड है वो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो इस इंटरफेस पे टकराती है उसको दूसरा मीडियम मिल जाता है, तो अगर वो दूसरा मीडियम मिलता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो जो ये रे है वो अपना एक्चुअल पाथ गेन करती और ऐसे चली जाती, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है तो इसकी स्पीड वेरी करेगी। अगर इसकी स्पीड वेरी करेगी तो ये अपने एक्चुअल पाथ पर ना जाके, दिस इज द एक्चुअल पाथ, अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाके बैंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज ऑफ द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये किधर बैंड कर जाएगी बच्चों, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल गई तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल होगा वो दिस इज एंगल आर। ठीक है, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आई। आगे देखें, ये एक और इसको इंटरफेस मिला जो कि ग्लास स्लैब का है, और इस ग्लास स्लैब से अब ये एंटर करेगी किसमें, एयर में। अगर ये एयर में एंटर करने वाली है इसका मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द रेरर मीडियम इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो इसका नॉर्म्स भी हम लोगों को पता है कि अगर इसकी स्पीड बदल रही है, इसकी स्पीड तेज हो रही है रेरर मीडियम की वजह से, तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो उसको एक सेकेंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज लाइक दैट। क्लियर हो? दोबारा से, एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करते हैं ग्लास स्लैब पर, मीडियम चेंज हुआ तो टुवर्ड्स द नॉर्मल इसने मूव किया। ठीक है, दोबारा से इंटरफेस पे टकराया, ये हो जाएगा, ये आर है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, आर। ठीक है, अब इस इंटरफेस से टकरा रही है, फिर कहां जाना है इसको, एयर में जाना है। एयर हमें पता है रेरर मीडियम है, और यहां इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो कंडीशन पता है हमें, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दिस इज, इस एंगल को बोला जाता है बच्चों, दिस इज एंगल ई। एंगल ई इज व्हाट, इमर्जेंट एंगल या इमर्जेंट रे। दिस इज द इमर्जेंट रे, ये आपकी इमर्जेंट रे, और ये हो जाएगा आपका इमर्जेंस एंगल।
या एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर हो गया दिस वन। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे आप जब 12th क्लास में जाएंगे। ये E इज इक्वल टू आई, ठीक है, E इज इक्वल टू आई। तो यहां हमें स्नेल लॉ का यूज करेंगे, तब आपको मिलेगा I इज इक्वल टू E और साइन I इज इक्वल टू साइन E। क्लियर। अब दिस इज द एक्चुअल पाथ। ग्लास स्लैब के डालने से इस एक्चुअल पाथ से कितना बेंड होगी, रे इतना बेंड होगी। देखें, इसको जाना ये था, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से ये कहां से जा रही है, इधर से जा रही है। ठीक है, अगर आप इसकी आई को सेट करेंगे इस पोजीशन पर, ठीक है, अगर ग्लास स्लैब नहीं है तो आपको सीधे दिखने वाली है। जैसे ही हमने एग्जिस्ट किया किसको, ग्लास स्लैब को, तो इसका जो एक्चुअल पाथ था वो कितना बेंड हुआ, इतना बेंड। इस डिस्टेंस को बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। तो इस चीज को बहुत अच्छे से देखें, इसकी ट्रेसिंग देखें और एक से दो बार इसको रिप्रेजेंट करके देखें। ठीक है, आएगा, नोट करें इसको। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द स्लैब। इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक है, जितनी थिकनेस इसकी ज्यादा होगी, दोबारा से, जितनी थिकनेस इसकी ज्यादा होगी उतना आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने वाला है। क्लियर हो गया। क्यों ज्यादा होने वाला है, थिकनेस ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इसकी जो डेंसिटी है वो बदल जाएगी। जितनी डेंसिटी इसकी बदलने वाली है तो डेफिनेटली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने वाला है तो इसकी स्पीड भी बदलने वाली है। और जितनी ज़्यादा स्पीड बदलेगी, मान के चलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, तो जो अंदर बैंड होने वाली रे है वो डेफिनेटली ज़्यादा बैंड होगी। क्यों, इसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाएगी, और जैसे इसकी स्पीड और धीमी हो जाएगी तो इसकी जो रे है वो और इधर आ जाएगी। दोबारा से, ये जो एक्चुअल पाथ है, अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई, ठीक है, तो जो ये रे है वो और इधर मूव करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी तो इसका जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाने वाला है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। दैट्स व्हाई lateral displacement directly proportional to the thickness of the glass slab. So this is the first condition. Second one, जैसे कि अभी मैंने बताया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम ग्लास का मटेरियल चेंज कर देते हैं, मटेरियल चेंज करने का मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाने वाला है। तो द सेकेंड कंडीशन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, ऑफ द स्लैब। ठीक है, शॉर्ट लिख सकते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एन से बनाए या म्यू से रिप्रेजेंट करें। सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग, थर्ड कंडीशन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा लेंगे तो डेफिनेटली उसका एक्चुअल पाथ उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इससे दूरी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाएंगे
तो डेफिनेटली आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही बढ़ने वाला है। तो द थर्ड कंडीशन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ आई। दिस इज द थर्ड कंडीशन। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर देखें, आई जितना आप ज्यादा करेंगे उतना इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जितना इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना ही आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ने वाला है। क्लियर। तो पहली कंडीशन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास। सेकंड, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपका जो स्लैब लिया है उसका मटेरियल कितना है। दिस इज द अनदर कंडीशन। सो दैट्स वाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द थर्ड वन, जितना एंगल आई आप ज्यादा लेंगे उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। नाउ द फोर्थ कंडीशन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे की वेवलेंथ चेंज होगी तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बदलने वाला है। वेवलेंथ ज्यादा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम, वेवलेंथ कम तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल फैक्टर। ओके बच्चों, तो ये चार इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, इसको नोट करें। हो गया बच्चों। आइए इस पर बेस्ड एक एक्टिविटी देखते हैं। आपने काफी टाइम देखा होगा कि अगर एक कॉइन को पानी में डाल दिया जाए, मान के चलिएगा एक आपका टब है, उसमें आपने एक कॉइन को डाल दिया। कॉइन को जब आप ऊपर से देखते हैं, एक तो उसका साइज बड़ा दिखता है और बॉटम से ऊपर दिखता है। ठीक है, लेट्स सी कैसे हम लोगों को ये विजुलाइज होता है। ठीक है, उसकी हम एक्टिविटी किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स सी। मान के चलिए ये कोई भी पॉन्ड लिया आपने, दिस इज द रिजर्वॉयर और ये पानी का लेवल है। ठीक है, और ये कहीं कॉइन पड़ा हुआ है, दिस इज द कॉइन। ठीक है, ये एक कॉइन पड़ा। जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो एक तो इसका जो साइज है वो आपको बड़ा दिखेगा और इस रियल डेप्थ से ऊपर दिखेगा। ठीक है, जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है उससे कहां दिखेगा, ये ऊपर दिखेगा। कैसे, ये कॉइन इससे एक इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस लें वाटर के, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द 90 डिग्री ये कैसे जाएगा बच्चों, अनडेविएटेड होगा, अपना एक्चुअल पाथ पे जाने वाला है। ठीक है, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री एंगल। ओके, एक दूसरा इंसिडेंट एक पर्टिकुलर एंगल के साथ हमने ये मान लिया। ठीक है, दिस इज द अनदर वे। और यहां पे आपको डेफिनेटली क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि एक एंगल बना के जा रहा है और इंटरफेस से मीडियम आपका चेंज हो रहा है, दैट्स वाई हमने एक नॉर्मल रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब डेंजर से रेरर में जा रहा है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दैट्स वाई दिस इज एंगल आर, ये होगा एंगल आई। अगर ये एंगल आई है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, एंगल आई। ठीक है, देखिए Z बना रहा है ना। ओके, यहां पर कहीं आपने अपनी आईज को सेट कर रखा है। ठीक है, ऐसे यो आई। अब इस कॉइल को देखो, ये कॉइन आपको कहां दिखने वाला है। अब जो आई है वो इस रे को क्या करेगी, बैक ट्रैक करने वाली है। जैसे ही इस रे को वो बैक ट्रैक करेगी, इसको ये जो कॉइन है वो अपनी एक्चुअल डेप्थ से ना देख के कहां दिखेगा, देखिए वर्चुअली इसको क्या करेगी, बैक ट्रैक। और जैसे ही इसने इसको बैक ट्रैक किया तो ये जो आपका कॉइन है वो इसे कहां दिखने वाला है, यहां दिखने वाला है। दिस इज द इमेज। ये क्या होगा बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअली बनी आपकी इमेज जो एक्चुअल डेप्थ से देखिए कितना ऊपर बन रही है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन, हम किस तरीके से इसको देख पाते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज द
एक्चुअल डेप्थ ठीक है, और इसको बोलेंगे ये हमें वर्चुअली दिखाई दे रहा है इस पोजीशन पर, दिस इज एपरेंट डेप्थ। दिस इज द एपरेंट डेप्थ। क्लियर हो गया? तो दोबारा से ये कॉइन ये गया आपका राइट एंगल बनाते हुए सीधे, अनडेविएटेड होता है, ठीक है। एक दूसरा एंगल लिया, आई बनता हुआ इस इंटरफेस से स्ट्राइक किया, इस इंटरफेस से जैसे स्ट्राइक करेगा रेयर मीडियम में मूव करेगा, स्पीड बढ़ जाती है, तो जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां कहीं हमारी आंख सेट है, इस रे के जैसे ही आंख में पड़ने से आंख को ये कॉइन दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इसको वर्चुअली ट्रैक करेगा। जैसे ही इसको ये वर्चुअली ट्रैक करेगा तो इसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, तो बैक ट्रैक करने से ये जो कॉइन है वो अब इस पोजीशन को छोड़ के कहां पहुंच चुका होता है, ऐसा हमें वर्चुअली लगता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एपरेंट डेप्थ एंड दिस इज एक्चुअल डेप्थ और द रियल डेप्थ। क्लियर? तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं is equal to actual depth upon real depth। ठीक है, सो दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? नोट करें इसको। हो गया बच्चों? अगली वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।